हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम इस देश के नागरिक हैं। सियासत दल लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, सियासत करते हैं वो, और हम मतदान करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी सियासत समझनी चाहिए। और सियासतदां को समझने के लिए जब हम सियासत समझेंगे तभी जाके हम ये तय कर पाएंगे दरअसल कौन हमारे साथ किस तरह की सियासत कर रहा है। ये बहुत जरूरी है और इस गुजारिश के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे कि हां, आप भी सियासत को समझिए और सियासत को करिए, क्योंकि लोग आपके साथ सियासत करते हैं। अपने जहरीले जुबान से चर्चित असदुद्दीन ओवैसी साहब, लखनऊ में उनकी सभा होनी थी, लेकिन माहौल ना खराब हो इसके लिए जिला प्रशासन ने रैली को रद्द कर दिया। रैली के रद्द होने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं सियासत को समझिए, सियासत को सीखिए और सियासत करिए भी। आमतौर पर सियासत में जो दिखता है पर्दे पर वो बिल्कुल भी सच होता नहीं है। अभी गोरखपुर का ही हम जिक्र कर ले, केंद्रीय उड्डयन मंत्री महेश शर्मा जी पहुंचे और आदित्यनाथ साहब की तारीफ कर दी। मुख्यमंत्री के बनने के गुण उनमें हैं। अखबार आज सुबह सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि उसमें एक दल, राजनीतिक दल का पूरे के पूरे पेज का विज्ञापन छपा हुआ, आइए और टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए। और उस दल का जो मेन मकसद है वो दलित वोटों के बिखराव को लेकर है। ये कौन सी चाल है? और समझना यहां पर यह भी बहुत दिलचस्प है कि असदुद्दीन ओवैसी की अगर जनसभा को रद्द किया गया तो इसके पीछे आखिरकार सियासी मंशा रद्द करने वाले की क्या है और करने वाले की क्या थी। और इसीलिए बार बार हम आपसे गुजारिश करते हैं, समझिए, बहुत कायदे से समझिए कि यह सियासत दल और ये सियासी लोग आपके साथ किस तरह की सियासत करते हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी रंगभूमि सज रही है, हर किसी सियासी दल ने अपनी कमर को कस लिया है। और इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसा कि खबरें आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी, जावेद अख्तर कह रहे हैं कि वो मोहल्ला छाप नेता है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर का नेता अपने आप को मानते हैं और उत्तर प्रदेश में दमखम आजमाने के लिए जा रहे हैं। ओवैसी के पास वैसे उत्तर प्रदेश में तो कोई जनाधार नहीं है, बिहार में क्या हाल हुआ हमने देखा, लेकिन फिर भी अपने आप को अल्पसंख्यकों का रहनुमा कहते हैं, अक्सर विवादित बयान देते हैं और शायद यही एक वो काबिलियत है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। बहरहाल पूरी खबर आपको दिखाते हैं और बढ़ते हैं आगे। यूपी में मिशन 2017 की जंग, सभी राजनीतिक दलों ने कमर, यूपी के दंगल में कूदे ओवैसी, जहरीले बोल के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं ओवैसी। यूपी का माहौल ना बिगड़े इसलिए जिला प्रशासन ने उठाया कदम, ओवैसी की सभा पर लगाई रोक, यूपी में ओवैसी की नो एंट्री। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। फिर चाहे कोई भी दल हो, यूपी में AIMIM के मुखिया ओवैसी भी एंट्री करने के मूड में हैं। अपने आप को अल्पसंख्यकों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में बैन हो गया है। अपने जहरीले बयान के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की लखनऊ में सभा होनी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें सभा और रोड शो करने की मंजूरी नहीं दी। इससे पहले भी ओवैसी को लेकर आजम खान ने निशाना साधा था। ओवैसी साहब की जनसभा थी 17 तारीख को रिफायाम क्लब में। ओवैसी साहब एक जनसभा को संबोधित करना था उनको। आज से एक हफ्ता पहले हमने यहाँ के प्रशासन से परमिशन मांगी थी, एप्लीकेशन डाल दी गई थी। प्रशासन ने ये कहा कि आपको परमिशन मिलेगी और उससे आप अपनी तैयारी रखिए। लास्ट में कल रात में कुछ घंटे पहले 10-11 बजे रात को प्रशासन ने हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के यहाँ प्रशासन ने जो किया है, ये गलत किया है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी अक्सर विवादित बयान देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं।
ओवैसी के जहरीले बोल से कहीं यूपी में माहौल ना बिगड़े, इसलिए जिला प्रशासन ने ओवैसी के रोड शो और कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। ठीक ही किया गया, क्योंकि जिस तरह का उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि अब मैं जो हूँ भारत माता की जय नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान में रहने वाले को हर आदमी को, क्योंकि हम लोग सभी मतलब में कहा कि जिस मुल्क में रहे उस मुल्क की ईमानदारी से उसकी हिफाजत करो, उसकी बात कहे। और जहाँ हिंदुस्तान, जहाँ तमाम जाति और धर्म और मजहब का मुल्क है, जहाँ पर हर कम्युनिटी, हर जाति के लोग रहते हैं, और हिंदुस्तान में यहाँ पर इस तरह का नहीं है कि भारत माता की नहीं कहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे या इंकलाब जिंदाबाद नहीं कहेंगे। अगर नहीं कहना तो आप दूसरे मुल्क में चले। अगर हमारा बस चलता, ये तो यही यहाँ लखनऊ में उनको आने के लिए मना किया गया, अगर हमारा बस चले मैं हिंदुस्तान के बाहर इनको निकालने का आदेश दे दूं, ताकि जिंदगी पूरे जीवन भर वो हिंदुस्तान का मुंह न देख सकें, क्योंकि इस तरह के लोगों के हिंदुस्तान में के दिलों में कोई जगह नहीं है। भारत माता की जय ना बोलने की बात कहने पर देश भर के भारतीयों में आक्रोश दिख रहा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विधानसभा के सामने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की और भारत माता की जय के नारे लगाए। और ओवैसी का पुतला फूंका गया जो भारत देश में रहने के बाद भी भारत माता को गाली देता है। ऐसे व्यक्ति का पुतला फूंककर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनके निलंबन की मांग नहीं करी जानी चाहिए? निलंबन की मांग करते ऐसे सांसदों को देश से बाहर किया जाना चाहिए जो सांसद में बैठकर भी भारत माता की जय बोलने में उनको परहेज होता है। अब जैसी भाषा बोल रहा है, जैसी सारी चीजें बोल रहे हैं ओबीसी, उसके बाद में तो कहाँ सभा और कहाँ इसका स्कोप बचता है। और जो भाषा है उस भाषा के बाद में तो एक अजीब सी स्थितियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलने से इनकार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना ने ओवैसी की नागरिकता रद्द कर उनसे मतदान का अधिकार वापस लेने की मांग की है। शिवसेना ने कहा है कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते उन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि जो लोग भारत माता की जय ना बोले उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से मतदान का अधिकार भी वापस ले लेना चाहिए। अक्सर अपने जहरीले बोल के लिए सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी को लेकर यूपी सरकार सतर्क है। यूपी का माहौल ना बिगड़े इसलिए ओवैसी की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। यूपी की सियासत में ओवैसी भी एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने उनकी सभा पर ही रोक लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत के बारे में अगर बात करें और उनकी बात करें तो बिहार में उनका क्या हश्र हुआ हर कोई जानता है। उत्तर भारत में भी वो पैर रखना चाहते हैं, पैर जमाना चाहते हैं। उनकी सभा को रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि ये शांति व्यवस्था के लिए कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन चीजें समझने वाली हैं और समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आप मतदान करते हैं, और जब आप मतदान करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर्दे के सामने जो दिख रहा है, पर्दे के पीछे इनके कनेक्शन कहां कहां पर हैं। और इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं और बहुत बारीकी से हम समझना चाहेंगे मकसद असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आने का क्या है, और सरकार ने अगर रद्द कर दी उनकी सभा तो किस मकसद के तहत रद्द कर दी। ये एक बड़े सवाल है, उन पर हम बात करेंगे। सर्वेक्षण अभी अभी आए हैं, बीजेपी की स्थिति पतली बताई गई है। आज ही बयान आ गया है, योगी आदित्यनाथ में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं। समझना जरूरी है आज ये इस बयान के बारे में भी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करवाना चाहेंगे उन तमाम खास मेहमानों का आप सभी से। मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी साहब हैं जो कि नेता हैं MIM के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। स्वागत है हिलाल नकवी साहब आपका। और मुस्लिम धर्म के जानकार, जानने वाले अतार हुसैन साहब, समझते हैं बारीकियों को कि क्या भारत माता की जय होता है या नहीं होता है। अगर हमारे यहां जो स्वाधीनता सेनानी थे उन्होंने बोला तो क्यों बोला, कुछ ऐसे मामले होंगे जिनका जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं ये सियासतदान, हमें ही बांट देते हैं। बहुत मुश्किल में है यहां का आम इंसान कि दरअसल हम क्या कहें और क्या ना कहें। अतार हुसैन साहब,
इस पर भी हम आपसे राय लेंगे। हमारे साथ में अरशद आबिद साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। क्या वाकई समाजवादी पार्टी की सरकार डर गई है ओवैसी की सभा को लेकर, या हम ये मान लें कि वाकई शांति व्यवस्था को बहुत खतरा हो गया था, बलवा मच जाता यहां पे, इसीलिए इसकी सभा को रद्द कर दिया गया? इसको लेकर भी हम जवाब लेंगे। और हमारे साथ में कुछ देर बाद में मनोज मिश्रा जी भी मौजूद होंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। इस समय हमारे साथ हाजी खान साहब भी मौजूद हैं, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, दिल्ली से मौजूद हैं। हाजी खान साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और चर्चा हम आपसे भी करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनी बपौती बना लिया है। वो जो कहते हैं वही धर्म है, ऐसा लगता है कम से कम। तो हम चाहेंगे साफ गोई से आप रखें कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो हम करना चाहेंगे वो अतहर हुसैन साहब से करना चाहेंगे। अतहर हुसैन साहब, जगह जगह फतवे, जगह जगह आदेश, जगह जगह अपने अपने तरीके के बयान, धर्म को इन्होंने मजाक बना लिया है। कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने, मैं ये कहूंगा इस बात को, और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए, क्योंकि और इन्होंने बहुत बड़ा कोई धर्म को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा कोई उपकार कर दिया हो, या धर्म इनकी वजह से मजहब जिंदा हो या जिंदा रहे, ऐसा कम से कम कोई सोच नहीं सकता। ये सियासी नेताओं ने धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। अतहर हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इधर कुछ समय से खासतौर से जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इसलिए कि मुल्क की तरक्की हो, समाज में एक बराबरी का एक माहौल हो, तो कहीं उन प्रोग्राम्स का मुझे लगता है अभाव है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे कगार पे होती है कि जब हमारी गवर्नेंस जो है लगता है कि बिल्कुल नीचे स्तर तक डिलीवर नहीं कर सकती, तो पॉलिटिकल लीडरशिप इन सब चीज़ों का सहारा लेती है। खासतौर से इस वक्त जो हमारा मुस्लिम समुदाय है या अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें एक बड़ी उसकी लीडरशिप में बड़ी असमंजस है कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखें और जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं कि अपनी अहमियत को भी बरकरार जो मजबूत होते हैं उन्हें गिरने का डर नहीं होता। बहुत कैटेगोरिकली हमने आपसे सवाल किया है कि अल्पसंख्यक नेता, हम कहते हैं मुस्लिम नेता, सियासी नेता, और इन्होंने मजहब का अपने आधार पर इस्तेमाल किया है, अपने आधार पर ये बात कहते हैं और अपने आधार पर ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कैटेगोरिकली। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं चाहता हूं बिल्कुल सही लफ्जों में आपकी बात आए, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है। हाँ, ये जो इस वक्त मौजूदा हम हाल देख रहे हैं, खासतौर से जो MIM के जो ओवैसी साहब के बयान के संदर्भ में, प्रदेश में हमारे एक सीनियर वजीर हैं आजम खान साहब, और मुख्तलिफ राज्यों में कुछ और ऐसे नेता हैं जिनके बयानातों से लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको अपनी एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि अभी हाल में हैदराबाद की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जहां पे MIM को इससे पहले उनका मेयर था, उनकी हार हुई, एक करारी हार हुई, और उसके बाद जो उनके मंसूबे थे बिहार में और तमाम मुख्तलिफ हिंदुस्तान के और सूबों में, वो उनको जो कामयाबी नहीं मिली, तो अब वो बिल्कुल उस तरह हासियत और एक तरीके से देखा जाए जब आपका इस बात को समर्थन है तो हम एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। ये एक क्राइम हम कह सकते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, मजहब का अपने लिए इस्तेमाल करना, और जो कुरान पाक की आयतों में लिखा हुआ है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करना। ये एक मुद्दे को लेकर नहीं, पिछले कई समय से, काफी समय से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ये परंपरा चल पड़ी है कि अपने अपने हिसाब से चीजों को लोग सियासी फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से। इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासी उसके लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये जो MIM के जो चीफ हैं जिनका ये बयान आया है और जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश और लखनऊ की एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रोग्राम कैंसिल किए हैं, तो ये बिल्कुल मुनासिब है। मैं इसकी हिमायत करता हूं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक इतना बड़ा पर्व है होली का, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उस हालात में ऐसे तकरीबों का मैं समझता हूं मुलतवी करना बिल्कुल जायज और मुनासिब। चलिए बढ़ते आगे, अतहर हुसैन साहब बढ़ते आगे। मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के। स्वागत है मनोज मिश्रा जी। हम बढ़ते आगे। मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी हमारे साथ में मौजूद हैं, MIM के नेता हैं। तौहीद सिद्दीकी साहब, अतहर हुसैन साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कुछ चीजें कह दी हैं।
मुझे लगता है कि आपको अब कुछ कहना चाहिए कि आप क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। अतर हुसैन साहब ने जो कहा, वो जो बिहार के बारे में जो कहा कि हमारा क्या हशर हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में हमने क्या किया, ये भी तो बताया ना अतर हुसैन साहब। अतर हुसैन साहब इस चीज को बताएं कि वहां हम लोग 23 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 23 सीटों पे लड़ने के बाद वहां हम लोग 5 सीटों पे चुनाव जीत के आए थे, 9 सीटों पे रनर निकले थे। नहीं, 2 सीटें, सिर्फ 2 सीटें जीती। अतर साहब पहले पूरी बात को होने दें। हम लोग 5 सीटें जीते थे, जिसमें 3 सीटों पे रिकाउंटिंग कराई गई, उसके बाद में उसमें हरवाया गया। वो 3 सीटें वहां कोर्ट में आप हैं। बातों को सियासी अंदाज हम में लोग लेके जा आज रहे हैं। 2 सीटों पे जीते। उसके बाद औरंगाबाद में तौहीद सिद्दीकी साहब सीटों की बात नहीं, मैं मैं यहाँ पे सियासी नहीं कर अंदाज में रहा लेके हूँ। नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं सर। नहीं, मैं तौहीद सिद्दीकी साहब, मेरी बात को आप समझिए, नहीं, सीटों की बात नहीं, बात तो जैसे इन्होंने बिहार वाली बात क्यों कहा, बात आप पहले मेरी भी होने दिए प्लीज। जैसे उन्होंने ये कहा कि बिहार के अंदर क्या हशर हुआ, तो उससे पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र में क्या किया वो तो देखें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नगर निगम के जो चुनाव हुए, उसमें हम लोग शिवसेना के गढ़ में 31 कारपोरेटर जीता करके लेकर के आए। करना होगा बिहार में हमारा क्या असर हुआ। बिहार में हम लोग 6 सीटों पे लड़े, 6 सीटों में 80,000 से ज्यादा वोट पाए। तौहीद सिद्दीकी, ये हिंदुस्तान को तय करना होगा, हिंदुस्तान की आवाम को ये तय करना होगा कि उसे कैसा नेता चाहिए, उसे कैसी लीडरशिप चाहिए। इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों ही अल्पसंख्यक नेता, दोनों ही बड़े नेता कह सकते हैं, एक सियासी और एक फिल्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसकी भी अलग शख्सियत है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। दोनों ही एक धर्म को मानने वाले, लेकिन लफ्ज दोनों को जुदा। ये हिंदुस्तान की आवाम किसको स्वीकार करेगी? एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर वो दोनों आवाजें आपके सामने, और उसके बाद ये तय करना जरूरी है कि हिंदुस्तान की आवाम किसे चुने और किसे रिजेक्ट कर दे। ये देखिए दोनों आवाजें इस वक्त। पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में चूड़ी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है। हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाहिर सी बात है, जो बातें भावनाओं से जुड़ी होती हैं वो शब्दों की मोहताज नहीं होती हैं, और हमने दोनों ही आवाजें आपको सुनाई। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले हम तौहीद सिद्दीकी से ही बात कर लेते हैं एक बार। तौहीद सिद्दीकी, इस देश की आवाम किसको स्वीकार करेगी? या तो आप जावेद अख्तर साहब को खारिज कर दीजिए कि उन्हें मालूम नहीं है कि धर्म क्या चीज होती है, मजहब क्या चीज होती है और संविधान क्या होता है, और या आप अपने आप को खारिज करिए। दोनों में से किसी एक को खारिज करना होगा आपको। सुनिए सर, सुनिए। जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही कि वैसी एक मोहल्ले के नेता नहीं है, तो आज जाकर के लखनऊ के प्रशासन से पूछिए कि जो एक स्टेट आगे छोड़ के बढ़िए। दूसरे स्टेट में आने का मैं हुआ, सियासत उसके बाद नहीं देख रहा हूं इसमें। परमिशन भी कैंसिल कर दी जिला प्रशासन ने। उसके बावजूद भी उस रफे-आम मैदान तक से कितना आदमी पहुंचा, वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आगे बढ़िए और बड़े नेता है। बात रही कि उन्होंने जो ये बात कही, उन्होंने जो ये बात कहा कि मैं भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता, उस बात पे उन्होंने ये कहा कि जो मोहन भागवत ने ये कहा कि जो नारे नहीं लगाते उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो क्या सिखाएंगे? उन्होंने कहा मोहन भागवत को किनारे कर दीजिए। तो उस बात को चंद्रशेखर आजाद, नहीं कहता, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे न जाने कितने नाम मैं ले सकता हूं यहां पर। मोहन भागवत को किनारे छोड़ दीजिए, ये सियासी बातें हैं। के नारे हमेशा लगाता रहा हूं। हिंदुस्तान का हर एक
मुसलमान जिसके दिल में हिंदुस्तान आखिरी सांस तक के हिंदुस्तान की भलाई के लिए वो लड़ता रहेगा, हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए लड़ता रहेगा। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, हिंदुस्तान जय हिंद के नारे जिंदगी भर लगाता रहेगा। चलिए हिलाल नकवी साहब, इन बातों में कितनी सच्चाई है? और एक चीज और सवाल आपसे, आज जनसभा रद्द कर दी गई, सरकार ज्यादा डर गई है या सियासत का ये कोई दूसरा अंदाज है? ये अंदाजे बयां कुछ दूसरा है सियासत का। हिलाल नकवी साहब। मनीष जी देखिए, यहाँ पर ये चीज इतनी सीधी और साफ दिखने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप इनके बयान को देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, हाँ, उसको लेकर के जिस तरह से सियासत की जा रही है वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो बात कही, वो बात जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे एक दल को रस्सी दी जिससे कि वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट कर सके। यहां पर किसी भी तरह से ये कहा जाना कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये बात कही है, इस बात के पीछे उनकी भावना थी, नहीं थी। इसके पीछे सिर्फ राजनीति थी, और वो राजनीति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पहले बिहार में गए बेल आउट करने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने यहां पर उनको एक हैंडल दे दिया जिससे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर सके और ये एक उन्माद की स्थिति पैदा हो सके उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जैसे बेल होती है उस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के बढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो यहां पर मीटिंग कैंसिल की गई है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कठेरिया के खिलाफ कौन सा काम किया, जिन्होंने आगरा में बयान दिया, जो ये हैं बालियान हैं उनके खिलाफ क्या किया, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या किया, महेश शर्मा के खिलाफ क्या किया, साक्षी महाराज के खिलाफ क्या किया, सुरेश राणा के खिलाफ क्या किया। उन लोगों ने कोई कम भड़काऊ बयान नहीं दिया। आपके कहने का मतलब है ये किसी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी एक FIR नहीं कर पाई। चलिए, क्यों नहीं कर पाई? हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिली हुई, क्योंकि उनको डर है कि MIM के यहां आने से समाजवादी पार्टी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपना वोट बैंक है, उसमें कहीं डेंट ना लगे। लेकिन ऐसा करने से अक्सर ये काउंटर इफेक्टिव होता है। इस तरह से करके आप एक ऐसे व्यक्ति को हीरो बना देते हैं जिसको हीरो के गद्दी के ऊपर बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहां पहुंचेंगे, इसी तरह के बयान देंगे, इसी तरह से उन्माद होगा, और जो मेन इशू है उससे भटकने का पूरा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। बजट के ऊपर चर्चा नहीं होगी, आधार कार्ड के ऊपर चर्चा नहीं होगी, और जितने बिल आने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। आज चर्चा का विषय ये है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए ओवैसी को। ठीक है, ये मनोज मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप भी क्या सियासत कर रहे हैं? एक आदमी की जबान से निकला कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी भारत माता की जय उन्होंने कह दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस पे हो रही है, क्या आपको लगता है? और जैसा कि हिलाल नकवी कह रहे हैं कि ये सब आप लोग जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं हिलाल भाई क्या कह रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी को संसद में भेजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। समाजवादी पार्टी कई वर्षों तक कांग्रेस को अपने कंधों पे बिठाई रही, लोकसभा में बहुमत दिलाए रही, तब नहीं मिले हुए थे। मिला हुआ कौन है? ये देश की और प्रदेश की जनता जानती है। देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं, ये भी देश की जनता जानती है। तो ये बताने की जरूरत नहीं हिलाल भाई को कि कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ। रही बात सियासत की, तो असदुद्दीन ओवैसी की सभा हो जाती तो कोई अंतर नहीं पड़ जाता। कारण था कि वो कहीं पर भी उनकी मास अपील हो, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कोई मास अपील नहीं है, इसलिए वो आ जाते चले जाते चुपचाप। ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं दी है, उनकी कमी है, और समाजवादी पार्टी को डर लगता होगा कि अपना वोट बैंक न खसक जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सभा करने की अनुमति देनी चाहिए थी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए लगता है कि उनकी कोई मास अपील उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी तक दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए इस तरह से उस मास अपील का राजनीतिक विश्लेषक है मिश्रा जी, वो इस तरीके से कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का वहां पे सभा होती निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तो अपने वोट बैंक में बिखराव होता, इधर आपके वोटों का एकत्रीकरण होता, ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति होती। नहीं, हमारे लिए फायदेमंद, हमारे लिए ऐसी बात है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी काउंटर नहीं करते, कोई महत्व नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त दल है और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो ओवैसी के कंधों का सहारा ले। वक्त दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो ओवैसी के कंधों का सहारा ले,
भारतीय जनता पार्टी खुद में उत्तर प्रदेश में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है पूरे देश का, पूरी दुनिया का, इसलिए उसे जरूरत नहीं किसी के कंधों की, वो खुद में सक्षम है। नहीं, एक चीज मिश्रा जी, हमारे जहन में सवाल ये आ रहा है कि महाराष्ट्र के लातूर में ये बयान दिया हुआ है, आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की? महाराष्ट्र में है ये, कोई सरकार ने कार्रवाई की? कि सियासत तो ठीक है लेकिन सरकार नहीं, राजनीति में कार्रवाई बार बार नहीं होती, हर बयान पर, हर चीज पर राजनीति में कार्रवाई कोई नहीं करता है। देश में तूफान मच गया, तूफान मच गया, ये डेमोक्रेटिक डिबेट हो रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये डिबेट हो रही है, डिबेट होने दीजिए, डिबेट से ही तो अमृत मंथन निकलता है, मंथन होता है तो अमृत निकलता है। तो ये मंथन होना चाहिए देश के अंदर कि भारत माता की जय किसे बोल रहा है और किसे भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। जो भारत माता की जय बोल रहे हैं वो एक फ्रंट पे खड़े हैं, जो नहीं बोल रहे वो राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो रहे हैं और जनता की नजरों में उनका राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो रहे हैं। से सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है, सरकार आपकी है, आपकी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और वहीं बारिश पठान को निलंबित किया गया। नहीं, बारिश पठान को सदन में सदन के सदस्यों की मांग पर निलंबित किया गया। बारिश पठान को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने मांग की, वहां पर पूरा सदन एकमत हुआ और जब पूरा एक सदन एकमत हुआ तब निलंबित किया गया। इसलिए निलंबित नहीं किया गया कि वहां पर सरकार किसकी थी और फिर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। दिल्ली पुलिस बयान के आधार पर ही देशद्रोह का मामला दर्ज करती है। ये भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आपके कई नेताओं के मुताबिक ये देशद्रोह के समतुल्य बयान है, समतुल्य बयान है, लेकिन नहीं करती। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया है और जब कार्रवाई होगी, संवैधानिक कार्रवाई होगी। यहाँ का डाली गई है याचिका, क्यों नहीं अब तक मुकदमा हो गया? नहीं तो ये होगा, ये तो अपनी जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है तौहीद सिद्दीकी साहब, उसके हमारे और आपके कहने पे नहीं होगा, हमारे आपके उससे नहीं होगा। बहरहाल इस चर्चा को जब मामला न्यायालय में है तो हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। चलिए, सूफी सम्मेलन की कुछ तस्वीरें इस वक्त लाइव आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि मोदी साहब वहां पहुंचे हुए हैं। सूफी सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तमाम मुस्लिम धर्म के उलेमा वहां पर, तमाम मौलाना वहां पहुंचे हुए हैं और वहां भारत माता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद में कम से कम अपने जहनी तौर पर अपनी विकलांगता को सोचिए। तमाम वो नेता जो कि सियासत कर रहे हैं इसको लेकर, वो इसको सोचें कि यहां पर जो लोग बैठे हैं क्या उनको मजहब के बारे में नहीं मालूम। तस्वीरें देखिए आप। तो ये विज्ञान भवन में सूफी सम्मेलन चल रहा है और हम आपको बता दें, तस्वीरें आप तक पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि शुरुआत में ही भारत माता जिंदाबाद के नारे लगे। हमारे पास में ये सूचना आई और हमने जब तक आपके इन विजुअलों को आप तक पहुंचाया तब तक लाइव ये दृश्य चल रहे थे, इसलिए वो निकल चुके थे। हम कोशिश करेंगे कि वो दृश्य आपको रिकॉर्डेड मोड में हम आपको दिखाएं और यही बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि सियासी लोगों ने मजहब को सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है और ये देश के और देश की जो आवाम है उसको ये समझना चाहिए कि क्या हम ऐसे सियासतदान चाहते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए। और बात तो हम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मना कर दिया कि आप यूपी में नहीं आ सकते, सभा को रद्द कर दिया गया क्योंकि परमिशन नहीं मिली। लेकिन बात अगर सिर्फ इतनी एक लाइन की होती तो ये कार्यक्रम का विषय नहीं होता। इसके पीछे जो सियासत है जो कि कई पन्नों में लिखी हुई है, जिसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसके पीछे की सियासत को समझे कि दरअसल वो सभा करना क्यों चाहते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने अगर सभा नहीं होने दी तो क्यों नहीं होने दी। और देश में एक सियासत कैसी हो रही है कि मजहब का लोग अपने हिसाब से फायदा उठा रहे हैं या अपने घर की चीज मजहब को समझ लिया गया है। ये तमाम चीजें हैं जिनकी चर्चा हम आज इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ में हाजिक खान साहब भी मौजूद है, महासचिव हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। हाजिक खान साहब, ये सियासी लोग हैं, पलट जाते हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, वादों पे खरा इसलिए नहीं उतरते हैं कि स्थितियों और परिस्थितियों के मद्देनजर ये इनके पास भी होते हैं, ये उनके पास भी होते हैं। मजहब एक ऐसी चीज है जो हर किसी को राह दिखाती है, हर किसी को समझाती है क्या सही और क्या गलत। आप जैसे लोग, बड़े लोग ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं और इनका पुरजोर विरोध नहीं कर पाते हैं। ये कौन सी बात है, क्या दिक्कत है हाजिक खान साहब? जनाब, दिक्कत कोई नहीं है, बल्कि इस देश की जनता को समझना होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग सियासत कर रहे हैं वो सियासत में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं मजहब के नाम पर। मजहब तो आस्था की चीज है,
मजहब से इबादत की जाती है। मजहब किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब में भी नफरत नहीं सिखाई जाती है। अगर पॉलिटिक्स करना है तो मैं चाहे वो असदुद्दीन साहब हों या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल के लोग हों, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप सियासत करो, सियासत में सेवा के भाव से आओ, देश के लोगों को बांटो मती। ये देश भारत, जिसे हमारे हिंदू भाई भारत मां कहते हैं, इस भारत मां की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। ये सियासी रोटियां सेकने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत मां को नहीं, तो यही बात हाजिर खान साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा, माफ करिएगा हाजिर खान साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे दर्शक यहां पर ये जरूर जानना चाहेंगे, जो इस समय के न्यूज के साथ में जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि ओवैसी ठीक है या जावेद अख्तर ठीक है। मैं कहूं देश की जनता या मैं कहूं देश की आवाम, क्या फर्क पड़ता है? शब्द शब्द का अंतर है, भाषा का अंतर है, भावना तो एक ही है। आप मादरे वतन कहो या हम भारत माता कहें, क्या दिक्कत है? और इसमें असदुद्दीन ओवैसी ठीक है या जावेद अख्तर ठीक है? आप बताइए। जावेद अख्तर साहब हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, इन्हें अपने धर्म के एतबार से, इन्हें अपनी एतबार से जवाब देना होगा। अगर एक आदमी चाह रहा है कि वो भारत मां की आवाज नारा लगाना चाहता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, और एक आदमी नहीं लगाना चाहता तो इस भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसके ऊपर जबरदस्ती उससे भारत मां की नारे लगवाए जाओ। ये कहीं भी नहीं लिखा, ना किसी मजहब में लिखा है, ना भारत के संविधान में लिखा है। बल्कि हमें यह सोचना होगा कि हम इस देश की जनता से कहेंगे, असल जिम्मेदारी उसकी होती है, नुमाइंदे वो चुनते हैं, नेता वो चुनते हैं, मुख्यमंत्री वो चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री वो चुनते हैं। हम नहीं, एक चीज मैं आपको रोकना हो या मुसलमान, लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, एक जैसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये बात आपके दिल से जुड़ी हुई है। जी। आप किससे मोहब्बत करते हैं, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, ये आपके लफ्जों में पता चलती है। नारा लगाया, ये उनकी आस्था है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उन्हें अगर अपने वतन से बहुत मोहब्बत है तो उनके वतन के मोहब्बत के चलते उन्होंने नारा लगाया। एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट सुने जी। हमने नारा लगाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमने ये नारा लगाया, हमने लगाया इनकलाब जिंदाबाद। आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी अगर इस मुल्क में कुर्बानी दी है तो हम मुसलमानों ने दी है। नहीं, इस तरीके से लाहौर से लेके कलकत्ते तक हर पेट पे एक आलिम टका था, 52,000 लोगों को। हाजिर खान साहब, मैं इस तरीके से चर्चा नहीं करना चाहता कि किसने कितनी कुर्बानी दी है जी। मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने कुर्बानी कितनी दी है। 7 लाख मुसलमान मारे गए और 6 लाख हिंदू मारे गए। मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहता। लखनऊ की सरकार, मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहता और मैं अभी आपको रोक रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास में, मैं सीधे चलना चाहूंगा। लखनऊ की सरकार, अरशद, मैं आपके पास में आऊंगा। अरशद आबिद साहब हैं, बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं। एक बात सुन ले मेरे, अगर लखनऊ की जी आप बताइए। हाजिर खान साहब बोलिए। हाजिर खान साहब, लखनऊ की सरकार अगर असदुद्दीन साहब को लखनऊ आने से रोकती है और वहां के माहौल को सही रखना चाहती है, वहां की माहौल को सही रखना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक मीटिंग से अगर उत्तर प्रदेश में आग लगे या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो और एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि वो मीटिंग ना हो बल्कि वहां अमन रहे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कब मीटिंग फिर भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। अमन कायम करना फिर देश की सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए अरशद आबिद साहब, कुछ कहेंगे आप? वाकई आप शांति रखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, अगर आप वाकई बहुत अमन पसंद लोग हैं तो और लोग जो बयान देते हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? कानून के फ्रंट पर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। आप बहुत अमन पसंद हैं तो आप अपनी व्यवस्थाएं अभी तक क्यों नहीं ठीक कर पाए? और क्या एक ओवैसी के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग जाती? क्या आपकी सरकार कहां पे है? आपके कप्तान कहां पर हैं? आपके इंस्पेक्टर दरोगा कहां पर हैं? दरअसल वाजपेयी जी, आपने बहुत देर बाद हमको आज बोलने का मौका दिया। जिम्मेदारी आपकी इसलिए बनती है क्योंकि आप सरकार में थी आप ही के न्यूज में, तभी भी ये
अरे जनाब, 3 दिन पहले जब के न्यूज पर डिबेट थी सरकार के 4 साल पूरे होने पर, तभी भी जी ये क्राइम वाला मामला सामने आया था। लेकिन आज मुद्दा है ओवैसी के बयान का। दरअसल है क्या कि ये ओवैसी, पीस पार्टी, मुस्लिम लीग, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, ये सब आपस में मिले हुए हैं पूरे देश में। आजादी के बाद देश आजाद हुआ 1947 में और पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। कौन सी गोली आती होगी वीर जो बहादुर सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। दरभंगा में क्या हुआ, गया में क्या हुआ, किशनगंज में क्या हुआ, मधुबनी में क्या हुआ, कितने बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुए ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार में क्या हुआ, कितने बड़े पैमाने पर प्रदेश में हर जिले में दंगे हुए आप जानते हैं। जब बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था और 92 में बाबरी मस्जिद शासनकाल में अभी ओवैसी के दंगे हुए, तो उसका बाद जिक्र करिए आप। में बिहार और भागलपुर का जिक्र क्यों कर रहे हैं राव नाइक। दरअसल ऐसा है, आप दंगों पर सवाल पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ओवैसी, बताइए, उसी पर जवाब देते हैं। आपने चूंकि दंगों का जिक्र किया इसलिए मैंने ये बात कह दी आपसे जनाब, आपने दंगों का जिक्र किया, अब भागलपुर बिहार कह रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त मेरे हिलाल भाई ने अभी हम पे बहुत आरोप लगाए, बीजेपी ने आरोप लगा दिए। सरकार हमारे शासनकाल में कोई दंगे नहीं हुए। ये जो फिरका परस्त लोग हैं, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, आईएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग, ये मिलकर सब समाजवादी पार्टी की अच्छी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगे करा देते हैं। कमजोर होते हैं, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, तो ओवैसी जी ने जो किया होते हैं वो बहुत वो गलत हमेशा किया। दूसरों के क्योंकि कंधों पर बंदूक चलाते हैं। जो मजबूत होते हैं वो आलोचना भी स्वीकार करते हैं और ताल ठोक अरे कर आप कहते तो हैं कि लीजिए हमने तौहीद ये भाई, किया। आपको अच्छा, अरे तौहीद भाई जब आपका नंबर आएगा आप तब बोलना, आप सुनेंगे, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए ना। हम रूलिंग पार्टी के लोग हैं, हम खामोश बैठे हैं, बोल नहीं रहे, आप सुन नहीं पा रहे हमें। चलिए बोलिए अरशद। दरअसल है क्या कि ओवैसी जी और बीजेपी ये सब मिल चुके हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी और ओवैसी और दुनिया भर की जो मुस्लिम लीग वगैरह कई पार्टी हैं, ये मिलकर दंगा फसाद करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, गरीबों की, मजलूमों की, अकलियतों की सरकार चल रही है, महिलाओं की सरकार चल रही है, कहीं कोई क्राइम नहीं है। अगर क्राइम कहीं है तो जो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कार्ड जारी करती है, तो उसमें हम इतने पीछे क्यों हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार इतने पीछे क्यों है? हम बहुत पीछे हैं उसमें। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे दिल्ली है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। हम तो बहुत पीछे हैं क्राइम के मामले में। उत्तर प्रदेश में अगर एक छोटा सा मामला हो जाता है, मान लीजिए 2 लड़कियां, अगर उनके साथ एक कोई कहता है कि बलात्कार हुआ है, फिर पुलिस जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। बदायूं वाला मामला आपके सामने आया, उरई वाला मामला आपके सामने आया। लेकिन जो राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, उनकी विधानसभा क्षेत्र में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, वो मामला सामने नहीं आता, उस पर चर्चा नहीं होती। अब बात चल रही है यहाँ पर ओवैसी के मामले को लेकर। दरअसल ये फिरकापरस्त लोग हैं। ओवैसी जी ने जो कहा वो गलत कहा, जावेद अख्तर साहब ने जो कहा वो सही कहा। दरअसल इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। हम इंडियन हैं, 110% इंडियन, नेशनलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सिस्टमेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लिबरल है पूरी तरीके से। हम हर बार बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हमेशा बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल साहब ने, जो अभी हाफिज खान साहब ने आपको कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और आपस में बैर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दरअसल ये क्या है कि अब जैसे ये ओवैसी जी निकले हैं बाहर अभी आंध्र प्रदेश से, तो ये पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरे देश में दंगे फसाद भड़के और इनके 2-4 एमएलए जीत कर आ जाए। इन्होंने महाराष्ट्र में गए चुनाव लड़ा, इनके 2 एमएलए जीत के आए। कैसे कैसे जीतते हैं ये कैसे जीते हैं आप सब जानते हैं। उनके एमएलए वारिस पठान ने आज क्या बोला, विधानसभा कल क्या बोला, ये भी सब जानते हैं। अब ये उसके बाद बिहार गए और ये बिहार में वहां चुनाव लड़े, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 62 और ये 57 और 58% थी, और इनकी जमानतें जब्त हो गई वहां पर बिहार में। अभी उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे अभी कहा हिलाल भाई ने कि क्या नाम संजीव बालियान बोलते हैं मुकदमा दर्ज नहीं होता, शायद इनको मालूम नहीं है। जब संजीव बालियान ने बयान दिया मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में है, और वो कोर्ट में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, और वो एक बार वहां पढ़ सकते हो। संजीव सोम ने बयान दिया, खतरनाक बयान दिया, वो 1.5 साल में राष्ट्र को जेल में रहा, सुरेश राणा जेल में रहा, और संजीव बालियान 2 बार, जी आप एक बार
14 दिन एक बार। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, अब बहुत देर से आप बोल रहे भाषण सुनने नहीं आए और ना ही एक तरफा की बहस है। मनीष जी ये क्या है, और ये तब आधा घंटा कोई व्यक्ति बोलता रहेगा, बाकी हम लोग सब बैठे। ऐसा है मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। आपको ये जो ओवैसी की जो आज मीटिंग पर प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है, वो इसलिए लगाया है, मतलब सारा हिंदुस्तान घुमा दिया, 1947 से घुमा दिया। इधर बोल रहे हैं क्या संभव है, डिस्कशन वैसे तो हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा जा रहा है। हो सकता है जो पूरी प्लानिंग है लोगों की, ये जिताने नहीं, ये भाजपा को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। आप ये खामोश ऐसी रहने दीजिए, इनकी आप उत्तर प्रदेश में बार बार ऐसी बात होती चली जाएगी, उसी बात को बोलते चले जाएंगे, वही भाषा होता रहेगा। पार्टी की सरकार बहुत एक बात बहुत स्पष्ट है कि जहां तक की सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर गलत बोलेगा तो उसे खिलाफ कार्रवाई आप ही बोल लीजिए। गलत बोलेंगे, अभी जैसे रामचंद्र कठेरे जी वाला मामला है, तो उसमें 22 लोगों। मनीष जी हम लोग को बुलाया क्यों है आपने? अरशद आबिद, मतलब हमको आपने अरशद जी के भाषण सुनने के लिए बुलाया है? अरे हिलाल भाई आपने इल्जाम लगा दिया, बताइए ना। इल्जाम क्या लगाया, सच्चाई बोलिए आपके लिए हमने। महाराष्ट्र में अगर भाषण सुनने के लिए बुलाया मनीष जी, तो आप एक आदमी को बुला लेते हैं। आप बताइए, चलिए जब ये भागवत कौन सा मतलब बात हुई कि आधे घंटे से एक व्यक्ति बोलता ही चला जा रहा है, खामोश नहीं हो रहा है? अरे बताइए आप भाई साहब, वीर बहादुर सिंह थे, कितने दंगे फसाद हुए? अगर हमारी सरकार में एक दंगा कांग्रेस ने, बसपा ने और आरएसएस ने करवा दिया, तो हमने हर दंगा पीड़ित को 5-5 लाख रुपए दिया। और जो दंगे मारे आप अपनी बात कहें अरशद आबिद साहब, गुजारिश बोल रहे हैं, हमारे साथ तो दिक्कत ये कि सामने बिल्कुल बोले चले आ रहे हैं। आप जैसे कहिए वैसे बोले। समिति रिपोर्ट बनी, मिश्रा आयोग आया, इतना आयोग। अरशद आबिद साहब गुजारिश आपसे, मैं आपकी आवाज को फिर मुझे पड़ रहा है, बंद करवाना पड़ेगा यहाँ से कहकर। मामला था, हमने 155 लोगों को, मैं गुजारिश करता हूँ फिर आपकी आवाज मुझे बंद करवानी पड़ेगी। अरशद आबिद साहब आपकी आवाज मुझे बंद करवानी पड़ेगी, खराब नहीं होने देने। मैं लगातार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। हिलाल नकवी आप अपनी बात को कहे। नेता जहरीला भाषण दे या बसपा का दे या MIM का दे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं मनीष जी, हमारी आदत नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की तरह लट चलाने की आदत नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस का अपना एक शिष्टाचार है, कांग्रेस का अपना एक बात करने का तरीका है, पूरा देश जानता है। ऐसा नहीं है कि जो एक के ऊपर दूसरा बोल रहे दूसरे बोलना दे रहे। सबसे पहली बात यह है कि देखिए ओवैसी के यहाँ पे आने से दो ही पार्टियों को नुकसान हो रहा था, एक समाजवादी पार्टी को, दूसरे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा था इसमें। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से ही सूट करता है कि ओवैसी यहां आए और भाषण दे, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह सूट नहीं करता है। समाजवादी पार्टी के अंदर अगर उनको इतनी ही चिंता है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की, इतनी ही चिंता है यहाँ के पर सहिष्णुता बनी रहे, तो कठेरिया के खिलाफ क्या क्या, महेश शर्मा के खिलाफ क्या क्या, संगीत सोम के खिलाफ क्या क्या, एक झूठा मुकदमा बना करके जिसके ना वो 2 दिन भी नहीं टिक पाया और उड़ गया वहां से। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से यह चाहती है कि यहां पे उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा सांप्रदायिकता फैल सके, उतनी ज्यादा सांप्रदायिकता फैले, जितनी ज्यादा वैसे ऐसे लोग आकर के बयान देंगे, उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लाभ उसके अंदर प्राप्त होना है। और निश्चित रूप से इस चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी डरी हुई है, वरना कोई भी ऐसी बात जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी ऐसी बात कही जिससे किसी भी धर्म की बात कही गई हो, कोई उन्होंने धर्म को लेकर के कोई बात कही हो, उन्होंने ये कहा हो कि धर्म में मना किया जाता है, कोई ये बात नहीं कही है। लेकिन उनको यहां पे बैन किया गया, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करता है कि वो यहां पे आकर के बयान दे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाया, एक तो भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ होना था ओवैसी से उसको रोकने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने नुकसान को रोका है। अब यहाँ झूठी बातें कर रहे हैं हिलाल भाई, जो भी बातें होती है, जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, निश्चित रूप से वो जो है एक उन्माद फैलाने के लिए होती है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो NCRB की रिपोर्ट में पहली 5 में हर क्राइम में नंबर 1 पर है। लाइए रिपोर्ट लगाइए, चलिए हम बताइए, पहले 5 बता रहे हैं आप। तो जितने दंगा फसाद हुए और इतने बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुए सब कांग्रेस ने करवाया। बीजेपी को फायदा होगा। आजाद बिहार में थे, हिलाल साहब पहले हमारी बात होने दीजिए, यूपी में हिलाल साहब पहले हमारी बात होने दीजिए। आप ये बताएं कि आप जो आपको बहुत बीजेपी को फायदा पहुंचे के लिए दिल्ली में कृपया करके एक बड़ा पेद गिरता है। हिलाल साहब पहले मेरी बात को सुने। हिलाल साहब अरशद आबिद बोल रहे हैं, आपने ऐलान किया
कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को नाबूद कर देंगे, तो उन्होंने अपने पैरों को पीछे कर लिया और कतई कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया। सियासी बात थोड़ी ज्यादा हो रही है। कैंडिडेट लड़ाते मनोज मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए उन्होंने कोई अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया। और दूसरी चीज आप जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी, तो बात को समझिए, समाजवादी और बीजेपी, मनीष जी पहले मेरी बात को होने दिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये दोनों एक पार्टियां हैं। क्योंकि आप इस चीज को बहुत गहराई से देखिएगा, जब अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे तो लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही राजनाथ सिंह का नाम मालूम है, अशोक वाजपेयी को हटा दिया गया और अभिषेक को लगा दिया गया। ठीक है, यादव ने अपने अशोक वाजपेयी जी को पीछे कर लिया। ठीक है। अशोक वाजपेयी जी को पीछे करके इनको अभिषेक मिश्रा जी को उतार दिया। क्योंकि आप ये बताएं कि आखिर इसमें इनमें क्या कमी थी अशोक वाजपेयी जी में? पार्टी का, समाजवादी पार्टी का मामला है ना, वो किसे उतारे किसे ना उतारे। हाँ, तो यही चलिए, आपको रोक रहा हूँ। मनोज मिश्रा जी अपनी बात कहें, कार्यक्रम में वक्त बहुत कम बचा हुआ है। देखिए, इसके अंदर पूरी बात मुझे मित्रों से ये कहनी है कि डिबेट क्या हो रही है, डिबेट क्या करने लगे। डिबेट ये करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो रहा, ये बताइए। ओवैसी उत्तर प्रदेश में आना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ना सरकार में, ना उन्होंने कार्यक्रम रद्द किया। कार्यक्रम जो रद्द किया वो सपा की सरकार ने किया। ओवैसी अलग से नेता है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? एक तो ये प्रश्न था। दूसरा, ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आ जाते तो भारतीय जनता पार्टी को, मैंने पहले भी कहा था, ओवैसी के कंधों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद में सच्चा राजनीतिक दल है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेंगे अतहर हुसैन साहब। क्या ओवैसी जैसे नेताओं की हिंदुस्तान के आवाम को जरूरत है, हाँ या ना में? चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैंने ओवैसी जैसे नेताओं बोला हुआ है। मनीष जी की हिंदुस्तान एक आज़ाद जमहूरियत है, यहाँ पे हर किस्म की आवाज़, जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं उनको पूरा आज़ादी है। पर जो ओवैसी साहब जैसे लोग जो एक ख़ास मकसद से और एक अपनी आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स को डिस्करेज करना चाहिए। और हमारे आइन में तमाम वो प्रोविज़न है कि कोई भी इंसान इस मुल्क के ख़िलाफ़ या इस मुल्क की जो असल स्पिरिट है, जो प्लूरलिज्म है, मैं सेकुलरिज्म वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं प्लूरलिज्म वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके खिलाफ कुछ भी कहेंगे और करेंगे तो हमारा आइन सक्षम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और अगर ओवैसी जी ने कुछ भी गलत किया है तो उसको लीगली हैंडल किया जाए। पर मैं एक बात आखिर में जरूर ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और उसकी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द, अगर आप लैंडस्केप देखें हिंदुस्तान का, सब कहीं ना कहीं उसमें मुलव्विज हैं। तो इसमें किसी एक पार्टी खुसूस को हम नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि ओवैसी जैसे नेता, मैंने ओवैसी की बात नहीं की, ओवैसी जैसे नेता की मैंने बात की। वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, हाजिर खान साहब एक कमेंट और आपका हम लेना चाहेंगे, आपने उंगली उठाई इसलिए मैं चाहता हूं। हाजिर खान साहब, मैं ये कहूंगा सारी पार्टियां चुनाव में जाएं और अपना वोट अपनी कार्यशैली और अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम और प्रोग्रेस पे मांगे, धर्म के ऊपर ना मांगे। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि ए हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर कर इंतशार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहे अमन की परी। कि अगला साल जब आए तो हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे की हमदर्दी में मौजूद होना चाहिए, एक दूसरे के गम में मौजूद होना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान है। हाजिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये शेर पढ़ने के लिए। और निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि अगर ऐसी आवाजें बुलंद होंगी तो हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन, शांति हमेशा कायम रहेगी, ये भी बात तय है। बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त आपको भी दिया और आपने भी अपनी बात रखी है। डॉक्टर हिलाल निकवी आपका भी बहुत शुक्रिया यहां पर अपनी बात रखने के लिए। अरशद आबिद साहब शुक्रिया आपका भी यहां पर आने के लिए। और अतहर हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। बड़ी बात यह है जो कि हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सियासत को समझना बहुत जरूरी है। सियासत एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मंच है जिस पर जो कुछ दिखता है दरअसल वो होता नहीं,
सब कठपुतली जैसे होते हैं, उनकी डोर कहीं और होती है। इसलिए इसको समझिए, सीखिए और मैं कहता हूं सियासत करिए, क्योंकि तभी आप जाके अपने वोट का सही प्रयोग कर सकते हैं। आप जान पाएंगे कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।